इन्होंने क्या गलती करी है, क्या हरकतें करी है, आओ इनकी हरकतें देखें, शर्म आ जाएगी। हेलो भाई और बहनों, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपके लिए लेक्चर लेकर आए क्लास 9th का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, केमिस्ट्री का लेकर आए लेक्चर आप लोगों के लिए। मुझे पता है आपको प्रॉब्लम आ रही है कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, कैसे पढ़ना होता है, एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो आज इस चैप्टर के अंदर में डिस्कस करने वाले हैं। तो फुल चैप्टर में से कुछ टॉपिक्स इस लेक्चर के अंदर लेकर आए हैं। ये चैप्टर अपना 3rd है क्लास 9th का केमिस्ट्री का। इसमें कुछ टॉपिक्स लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए। इसमें 2-3 टॉपिक्स है, जैसे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस है, ठीक है, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या होती है, उनके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं। तो ये फालतू की बात तो बाद में करेंगे, पहले अपन ये देखेंगे कि एटम्स आया कहां से, कौन से भाई साहब लेकर आए। ठीक है, चलिए देखते हैं हिस्ट्री ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो ये हिस्ट्री है क्या, एटम कहां से आया। एक हमारे जो इंडियन फिलोसफर थे उनका नाम है महर्षि कर्नाड। ठीक है, तो ये महर्षि कर्नाड ने करा क्या, इन्होंने बताया था कुछ, कब बताया था उन्होंने, 600 BC, इतने सालों पहले, कई सालों पहले बताया, 600 BC पहले बताया कि एक पदार्थ है। क्या है भैया, एक पदार्थ है, समझो ढंग से इसको जरा। एक पदार्थ होता है, उस पदार्थ को अगर तोड़ते जाएं, एक पदार्थ है उसको अगर मैं ब्रेक करते जाऊं तो एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा, ऐसा पार्टिकल मिलेगा कि वो और टूट नहीं पाएगा, इंडिविजुअल पार्टिकल मिलेगा और टूट नहीं पाएगा। ठीक है, उसको उन्होंने बोला परमाणु। क्या बोला उन्होंने, द इंडियन फिलोसफर कर्नाड वाज ऑफ व्यू दैट मैटर कंसिस्ट ऑफ एटर्नल इम्प्रेटेबल पार्टिकल्स कॉल्ड परमाणु। द परमाणु जब मिला अपन को तो उस परमाणु का नाम अभी एटम नहीं दिया गया, तो उन्होंने बताया कि जो परमाणु जो भाई साहब जो है, वो परमाणु जो है एक साथ मतलब अकेला कभी रह नहीं सकता, उसको कोई ना कोई भाई बहन चाहिए या दोस्त यार चाहिए। जैसे कि आप लोग अकेले रह नहीं पाते हो, मन मचलता है कि बाहर फ्रेंड मिल जाए, फालतू की बातें करें, ऐसे परमाणु भी फालतू की बातें करने चाह रहा है। तो ये एक टाइप का कॉम्बिनेशन बनाना चाह रहा है, डिफरेंट लोगों से मिलना चाह रहा है। जब परमाणु लोगों से मिलता है तो उसको अपन बोलते हैं मैटर, जो आप चैप्टर 1st और 2nd में पढ़कर आए हैं। चैप्टर 1st में मैटर इन अवर सराउंडिंग में और इस मैटर एटमॉस्फेयर पढ़कर आए हैं। ठीक है, तो मैटर यहां से आया, परमाणु तो अपन की बुक में लिखा ही नहीं है, तो ये कहां से आया बता रहा हूं कि परमाणु से जब मिलता है किसी से तो उससे मिलता है मैटर। क्या मिलता है भैया, से मैटर। तो ये अपने एक इंडियन फिलोसफर ने बताया। और कुछ और साइंटिस्ट भी है जो उन्होंने बताया, जैसे कि एक ग्रीक फिलोसफर है ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, ग्रीक फिलोसफर जो हैं, उन्होंने बताया सेम वही व्यू दिया कि उन्होंने बोला कि भैया जो अपना परमाणु जो है जब लोगों से मिलता है तो उसको मैटर बोलते हैं। अब इन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया ग्रीक बताया, उन्होंने नाम दिया एटम्स। क्या दिया, नाम दिया, और उन्होंने बोला कि ये इनडिविजिबल है। इनडिविजिबल मतलब ये है कि अभी डिवाइड नहीं हो पाएगा। डिवाइड क्या नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी डिवाइड नहीं हो पाएगा, इतना छोटा पार्टिकल है कि और डिवाइड नहीं हो पाएगा। अभी इन्होंने इतना बोल दिया। ठीक है, अब ये डिवाइड नहीं हो पाएगा तो कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं तो इन्होंने ये एटम्स को केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व करने की कोशिश करी। तो आइए लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन नाम दिया गया। कौन से वो भाई साहब हैं, कौन से वो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है लेवोसियर और अपना जॉन डेल्टन, अदर साइंटिस्ट और कई साइंटिस्ट हैं जैसे प्राउस्ट हुए, ये भी साइंटिस्ट हैं। इन्होंने सब लॉस दिए हुए हैं और उन्होंने बोला कि इन केमिकल रिएक्शन के अंदर कुछ कॉम्बिनेशन बनेंगे, मतलब 2 या 2 से ज्यादा एटम मिलेंगे, उससे कंपाउंड बन जाएगा। सबको पता है भैया कि भैया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो वाटर मिल जाता है, H2O मिल जाता है। अब केमिकल रिएक्शन क्या होती है, क्लास 9 में आया, नए आए, क्लास 8 में सिखाई गई होंगी केमिकल रिएक्शन, फिर बता देता हूं। जैसे होता क्या है, जैसे कि C+O2 है, क्या मिलता है भैया से, CO2 मिलता है। ठीक है भाई, एरो के लेफ्ट हैंड साइड वालों को अपन क्या बोलते हैं भाई, रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, रिएक्टेंट बोलते हैं। और उससे बनता क्या है, प्रोडक्ट बनता है। इन केमिकल रिएक्शन छोटे छोटे एटम्स को मिला के अपन ने केमिकल रिएक्शन को इन्वॉल्व किया है, उसको केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। तो 2 टाइप के लॉस बताए इन साइंटिस्टों ने। फर्स्ट साइंटिस्ट का नाम, मतलब फर्स्ट लॉ का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और सेकंड का नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रपोर्शन। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने बोला क्या, क्या बोलते हैं भाई साहब, उसको समझेंगे। ध्यान रखना,
ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एग्जाम में आता है, मजाक में मत लेना और ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेना भाई। पहला ऑब्जेक्टिव आपसे चिल्ला चिल्ला के पूछेगा कि ये साइंटिस्ट का नाम क्या, कौन से साइंटिस्ट ने दिया है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय, तो आप बोलेंगे चिल्ला के लैवोसियर। कौन से सन में दिया है? 1774 में। इन भाई साहब ने बोला क्या, ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एट द बिगिनिंग ऑफ चेंज। नहीं समझ नहीं आया? मुझे पता है समझ में नहीं आया होगा। ये बोल क्या रहा समझो जरा। मैंने आपको बोला कि एरो के लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो रिएक्टेंट होता है और बनता क्या है? प्रोडक्ट बनता है। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब ये कह रहा है जितना रिएक्टेंट के अंदर मास होगा उतना प्रोडक्ट के अंदर मास होना चाहिए। ये कौन कह रहा है भाई? लेवोसियर भाई साहब कह रहे हैं। इज्जत से बात करो भाई, इज्जत से, ठीक है। तो कैसे भैया? जैसे मान के C प्लस O2 से क्या मिलता है भैया? CO2 मिलता है। सबके मास आपको पता है भाई। कार्बन का मास कितना होता है बेटा? 12 होता है। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 होता है। एक ऑक्सीजन का मास 16, दो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? डबल कर दे बुड्ढे, 32, ठीक है। कार्बन का 12 प्लस कर दो, एडिशन करना पड़ता है। ऑक्सीजन का मास 16, दो ऑक्सीजन कितना हो? 32। ये कितना हो जाएगा? 44, और ये भी क्या हो जाएगा बेटा? 44 हो जाएगा। मतलब जितना रिएक्टेंट में मास है उतना ही प्रोडक्ट के अंदर है। मतलब ये रिएक्शन जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो कर रही है। तो जैसे कि मान के चलिए, एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। जैसे कि मैंने H2 प्लस O2 ले लिया, उससे बनता क्या है? H2O बनता है। क्या बनता है बेटा उसके अंदर? H2O बनता है, ठीक है। अब हाइड्रोजन का मास कितना होता है? सबको पता है भैया, सब्जी वाले को पता है, क्योंकि हाइड्रोजन तो फर्स्ट एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल का। सबको पता है उसका मास भी 1 होता है, नंबर भी 1 होता है। तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है बेटा? 1। दो हाइड्रोजन का कितना होगा? 2। ऑक्सीजन का मास कितना होता है बेटा? 16। दो का कितना होगा? 32। वाटर का मोलर मास सबको पता है? नहीं पता? सिखा देता हूं भाई। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। दो के कितना? 2 प्लस कितना होगा? 16। ये कितना होगा बेटा? 34, और ये कितना हो जाएगा? 18। तो ये दोनों मास जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के है, दोनों क्या आए? अनइक्वल आए हैं। मतलब ये रिएक्शन जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही? रीजन क्या है? रीजन इसलिए है क्योंकि रिएक्टेंट में जितने एटम है, जितने उतने ही एटम प्रोडक्ट में नहीं है। बैलेंस नहीं है रिएक्शन। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। यहाँ पे कितने? 2 हैं भाई साहब। यहाँ ऑक्सीजन 2 हैं, यहाँ पे कितने हैं? ओनली 1 ऑक्सीजन है, इसलिए अनइक्वल आ रहा है। अब इसको आप बैलेंस कर दो, ये बैलेंस कर दी, ये बैलेंस कर दी। अब आप इसको करके देख लेना, आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों सेम एटॉमिक मास में बोला मास आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब आता है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में जाने से पहले अपन आते हैं, इसके क्वेश्चन करते हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर। रटना मत भाइयों, क्वेश्चन सॉल्व करना अपन को मेन। अब क्वेश्चन जो है ऐसा नहीं है मैं करा रहा हूं वो छप के एग्जाम में आ जाएगा। क्वेश्चन करने का तरीका समझो, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आपको करना ही है। क्या बोल रहा है भाई? समझो, when 4.2 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम लिखो जरा, सोडियम कार्बोनेट का आपको फॉर्मूला नहीं पता, किसने बोला लिखने के लिए? जो लिखा वो छाप दो। नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है। सोडियम बाइकार्बोनेट आर एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। किससे रिएक्ट हो रहा है बेटा? एसिटिक एसिड, ठीक है। वेइंग 10 ग्राम, इट इज ऑब्जर्व दैट 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। तो ये रिलीज हो रही है CO2 into the atmosphere. The residue left is found to weigh 12 ग्राम। कोई रेसिड्यू बन रहा है, कौन सा कंपाउंड बन रहा है मुझे पता नहीं है, कोई रेसिड्यू है, ठीक है। नहीं पता, आपको भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता, सब भूल जाओ। जो लिखा है वो देखो जरा। अब बोल क्या रहा है? शो दैट दीस ऑब्जर्वेशन आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो कर रहा है? चेक कर लेते हैं कि वैल्यू पुट करके। सोडियम कार्बोनेट कितना दिया बेटा? 4.2, ये आ गया, ठीक है। एसिडिक एसिड कितना दिया गया आपको? 10 ग्राम, ये आ गया भाइयों, ठीक है। 2.2 ग्राम क्या निकल रहा है? ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, ये ले बुड्ढे भाई,
रेसिड्यू कितना लेफ्ट है भैया, लिखा है क्या, लिखा है भैया 12 ग्राम लिखा हुआ है। प्लस कर लो, इसका कितना आ रहा बेटा 14.2, इसका कितना आ जाएगा 12 प्लस 2.2 14.2। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास क्या है, इक्वल है। इक्वल है तो मतलब ये क्वेश्चन जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए और कैसे क्वेश्चन आ सकता है, देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि इफ 6.3 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट आर एडेड टू 15 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। तो देखो जरा सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला लिखा हुआ है इसके अंदर, अच्छी बात है, मजे कर लो, ले लो। ठीक है, एसिटिक एसिड क्या ऐड कर रहा है भैया, CH3COOH। ठीक है भाई, क्या बोल रहा है, द रेसिड्यू इज फाउंड टू वेट, रेसिड्यू पता नहीं क्या निकल रहा है भाई, लिख दो रेसिड्यू। ठीक है, और क्या बोला, व्हाट इज द मास ऑफ CO2 इज रिलीज, CO2 क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। अब अपन को क्या करना है, पहले तो सबकी वैल्यू दी थी तो सबको अपन इक्वल कर रहे थे। अब अपन को बोल रहा है कि व्हाट इज द मास ऑफ CO2, CO2 का मास निकालना है भाई। तो जिसका दिया वो तो पुट कर लो बुड्ढे भाइयों। अब जैसे कि मैं पुट कर लेता हूं इसका, सोडियम बाइकार्बोनेट कितना दिया बेटा 6.3 दिया हुआ है, ये देखो भाइयों। एसिटिक एसिड कितना दिया बेटा 15 ग्राम दिया गया है। रेसिड्यू कितना लेफ्ट है बेटा 18 ग्राम। निकालना क्या CO2, इसको x मान ले बुड्ढे भाई, x मान लेंगे, इसको प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 21.3 आ जाएगा। 18 प्लस x, जो प्लस वाली है, जो प्लस में वो कहां चले जाएगा, वो तो बेटा माइनस में। मैथ्स आती है कि नहीं आती है, नहीं आती, सीख ले कहीं जाके। ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा इसको 3.3 ग्राम आंसर आ जाएगा। मतलब CO2 कितनी रिलीज हो रही है बेटा 3.3 ग्राम रिलीज हो रही है। समझ में आ रहा है भाइयों, चलो आगे बढ़ते हैं जरा। अब बोल रहा है नेक्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन दोनों के नाम से आता है भाई, तो अपन को पढ़ना क्या है, किसी भी नाम से आ जाए, काम तो दोनों का एक ही है। ये जो लॉ है ये किस भाई साहब ने दिया था, प्राउस्ट भाई साहब ने दिया था। कब दिया था, 1799, नहीं समझ में आया, 1799। ठीक है भाइयों, ये बोल रहा है अ केमिकल कंपाउंड नो मैटर फ्रॉम विच सोर्स इट इज ऑब्टेन always contain the same element combined together in the same definite proportion by mass। नहीं आया समझने, आओ समझा यार, क्या बोल रहा है देखो यार। जैसे कि ये C+O2 से क्या बन रहा है बेटा, CO2 बन रहा है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को लपड़ मार दो, मतलब हीट दे दो, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, मीथेन का कंबक्शन कर दो, सबको पता है भैया CO2 और H2O निकलता है। अब तीनों प्रोडक्ट में आपको कोई कंपाउंड सिमिलर दिखाई दे रहा होगा। क्या क्या सिमिलर दिखाई दे रहा है बेटा आपको, CO2 और CO2, लेकिन तीनों रिएक्शन का प्रोसीजर जो है बनाने का डिफरेंट है। यहाँ पे C+O2 को मिलाया था तो CO2 मिला था, या कैल्शियम कार्बोनेट को लपड़ मारा था तो CO2 मिला था, या मीथेन का ऑक्सीडेशन मतलब एडिंग ऑफ ऑक्सीजन तो CO2 मिला। प्रोसीजर डिफरेंट है। वो कह रहा है कि भाई कोई भी कंपाउंड किसी भी प्रोसीजर से बने उसको उससे मैटर नहीं है, जब बनेगा तो उसका रेशियो जो है वो चेंज नहीं होगा, उसका मास जो है वो चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं होता। अब C+O2 CO2 बना है, इससे CO2 बना CO2 बना है, इसका रेशियो चेंज हो जाएगा क्या, नहीं होगा भाई, क्योंकि फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा। CO2 का रेशियो क्या होता है भाई, कार्बन का रेशियो मास कितना होता है 12। ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं भाई, पूछा जाता है भाई CO2 का रेशियो क्या होता है, रेशियो ऑफ CO2 बाय मास। तो कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, 2 का 32। इसको सिंप्लीफाई करो, डिवाइड करो, और कितना आएगा 3:8। तो कोई भी पूछे आपसे CO2 का रेशियो कितना होता है तो आप बोलेंगे 3:8, पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव बार बार चिल्ला के पूछता है भाइयों, पूछता है रेशियो ऑफ H2O बाय मास। ये H2O में क्वेश्चन घुमाता है तो समझ लो बाय मास लिखकर आ जाएगा तो करेंगे क्या, देखो यार हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1,
2 का कितना होगा 2, ये रेशियो लगाओ। ऑक्सीजन का मास 16, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा बताओ बेटा 1:8। क्या आएगा 1:8। अगर उसने बोल दिया H2O रेशियो ऑफ H2O बाय वॉल्यूम, क्या बोल दिया बेटा उसने बाय वॉल्यूम, तो करेंगे क्या हाइड्रो का मास नहीं लगाएंगे। कितने हाइड्रोजन है 2 है ना 2 लगा दिया। ऑक्सीजन कितने 1 है ना 1 लगा दिया 2:1। तो 3 ऑब्जेक्टिव हो गए। CO2 बोल दे रेशियो 3:8, H2 का बाय मास बोले 1:8, रेशियो ऑफ H2 बाय वॉल्यूम बोले 2:1। 3 ऑब्जेक्टिव आपके कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन क्या फेंकता देखो जरा, ये बोल रहा है कार्बन और ऑक्सीजन है वो इनका रेशियो जो 3:8 है। कार्बन और ऑक्सीजन है उनका रेशियो कितना 3:8 है। तो वो कह रहा है कि व्हाट वेट ऑफ कार्बन शुड बी यूज्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सही समझ नहीं आया ना, समझ 3:8 का समझ आता मतलब। आप हमको कार्बन का मास निकालना है, क्या निकालेंगे देखो यार, और ऑक्सीजन का दिया है। देखो ये 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विथ 3 ग्राम ऑफ कार्बन, मतलब 8 ग्राम ऑक्सीजन जो है 3 ग्राम कार्बन से रिएक्ट हो रहा है। ठीक है भाइयों, तो फिर बताओ 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन will react with कितना रिएक्ट होगा बताओ बेटा, जो भी आपको दिया बताओ बेटा। 40 इंटू 3 डिवाइड बाई 8 कर दो, आंसर कितना आएगा बेटा 15 ग्राम आंसर आ जाएगा। मतलब 40 ग्राम ऑक्सीजन में 15 ग्राम 40 ग्राम ऑक्सीजन में 15 ग्राम कार्बन अपन को मिल रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है भाइयों, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये डेल्टन एटॉमिक थ्योरी बोलती क्या है, एजम्पशंस और पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। पोस्टुलेट्स का मतलब जो है जो उन्होंने एज्यूम किया है, जो उन्होंने अपने आसपास देखा है, सिर्फ वो ही बताया है। जो साइंटिस्ट ने पहले हरकतें करी हैं तो डेल्टन से बताया कि मैं उन सबको देख के सोच के कुछ चीजें मैंने निकाली है, वो समझ लो। तो हम समझते हैं, देखो यार आइए। पहला बोलता है ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। ये पहले भी आपको बोल चुके हैं, जो भी एटम है वो बहुत छोटा पार्टिकल है, टाइनी पार्टिकल है, और वो डिवाइड नहीं हो सकता। ये अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, बस सिंपल सिंपल पॉइंट्स ये पढ़ने हैं। Atoms cannot be created nor be destroyed by any chemical process, that is atoms are indestructible। मतलब क्या है, एटम को ना ही नष्ट किया जा सकता है ना ही एटम को बनाया जा सकता है। ठीक है भाई, all the atoms of a given elements are the same, identical in size, mass, chemical property। भाई सीधी बात है, अगर किसी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट सेम होंगे तो उसका साइज भी सेम होगा। भाई एलिमेंट ही सेम है ना, आज मैं हूं, मेरे बंदा खड़ा हो जाए, सेम बंदा सेम वेट का, तो साइज सेम ही तो होगा। समझ रहे हो ना भाई। तो एटम कह रहा है कि अगर एटम सेम होगा तो साइज भी क्या होगा सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी सेम होगी, और मास भी क्या होगा बेटा सेम। अगर एटम डिफरेंट होगा तो साइज भी क्या होगा डिफरेंट, मास भी क्या होगा डिफरेंट, और प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी बेटा डिफरेंट। सेम साइज सेम mass, same element, different mass, different size and different properties। अब बोल रहा है भाई atoms of 2 or more elements join together to form chemical combination to form compound। साफ कहना भाई, जब 2 एलिमेंट या 2 से ज्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या मिलता है कंपाउंड मिलता है। अब जैसे कि भैया C+O2 मिलेगा तो क्या मिल जाएगा CO2 कंपाउंड मिल गया, H2+O2 मिल गया तो क्या मिल जाएगा H2O कंपाउंड मिल रहा है भाई। समझ रहे हो ना, Mg+O2 मिलेगा तो क्या मिल जाएगा MgO मिल जाएगा। मतलब 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे तो क्या मिलेगा कंपाउंड तो मिलेगा। फिर बोल रहा है ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन सिंपल न्यूमेरिकल रेशियो, फॉर एग्जांपल 1:1। जैसे कि वो कह रहा है, जैसे कि मैंने आपको CO2 का रेशियो निकाला था पीछे 3:8 होता है,
तो ये एक सिंगल होल नंबर रेशियो में आया है। कभी ऐसा नहीं आएगा कि भैया इसका 1.9 रेशियो 2:1 आ रहा है, पॉइंट में नहीं आएगा। आएगा किसमें? 1:1 में आएगा, 2:1 में आया, 3:8 में आया, 2:1 में, या 1:2 या 1:8 में आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा। सिंपल होल नंबर रेशियो में अपना आंसर आएगा। लास्ट बोल रहा है एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कैन कंबाइन मोर देन वन रेशियो टू प्रोड्यूस मोर देन वन कंपाउंड। मतलब वो कह रहा है कि दो एलिमेंट जो है ना, सेम एलिमेंट, एक से ज्यादा कंपाउंड बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं भाई? अब जैसे कि मैं ले लो, गुस्से में आओ थोड़ा हल्का सा जरा, मैंने कार्बन और ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते हैं तो सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड तो मिलता ही मिलता है, एक कंपाउंड। कार्बन मोनोऑक्साइड ही मिलता है, CO। मतलब दो एलिमेंट जो है, CO2 भी बना रहा है सेम और CO भी बना रहा है। दो एलिमेंट जो होते हैं एक से ज्यादा कंपाउंड बना सकते हैं, लेकिन हर एक एलिमेंट नहीं बना सकता। कुछ ही एलिमेंट, जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिला दूं, क्या क्या मिलेगा भैया? बहुत मिल जाएगा। NO2 मिलेगा, N2O5 मिलेगा, N2O3 मिलेगा, और क्या मिलेगा भाइयों? NO मिलेगा, कई सारे ऑक्साइड्स मिलेंगे। ये दो एलिमेंट हमें कंबाइन हुए, एक कंपाउंड, दो कंपाउंड, तीन कंपाउंड, चार कंपाउंड, तो कई सारे ऐसे एलिमेंट है, दो एलिमेंट है जो कि एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं। और ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने एजम्पशन किया और बताया कि ऐसा ऐसा होता है, और सही बात है, होता भी है। अब होता तो है, अब ये ड्रॉबैक्स क्या है इसके, इन्होंने क्या गलती करी है, क्या हरकतें करी है, आओ इनकी हरकतें देखें, शर्म आ जाएगी। लेकिन उनकी गलती नहीं है भाइयों, जो उन्होंने देखा वो किया, क्योंकि पहले एटम आया था ना। आज आपको पता है कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, पहले नहीं पता था ना, तो उन्होंने एटम के बारे में बताया। पहले ही सबसे बड़ी गलती उन्होंने क्या ड्रॉबैक दिया, उन्होंने बोला वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर इज दैट atom were through being indivisible which cannot be divided, we note that the atoms can be further divided into small particles। पहला उन्होंने बोला जो एटम जो है सबसे छोटा पार्टिकल है, लेकिन वो गलत बात क्यों हो गई? क्योंकि अपन को बाद में पता चला कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और बाहर क्या होते हैं, शेल में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो मतलब इलेक्ट्रॉन की जब डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन की क्या हुई बेटा? डिस्कवरी हुई, तो पता चला कि भैया जो एटम जो है सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, उससे छोटा पार्टिकल भी है। कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो फर्स्ट इनका गलत चला गया, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आ गए कि नहीं आ रहा भैया? सेकंड बोलता है, ये बोल रहा है कि एटम, जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, उन्होंने बोला कि जो एटम्स हैं, एटम्स ऑफ द एलिमेंट हैव एग्जैक्टली द सेम मास is however now that atoms or same elements can have slightly different masses। वो कह रहा है कि जो दो एटम सेम एटम होंगे, क्या बोला मैंने? दो सेम एटम होंगे, उनका जो मास है ना, उनका जो मास है वो सेम रहेगा। ऐसा नहीं हुआ, सबको लग रहा है कि ये मास सेम ही होगा, सेम एटम है तो नहीं है। जैसे कि मैं ले लेता हूँ हाइड्रोजन, ले लेता हूँ हाइड्रोजन, ले लेता हूँ हाइड्रोजन, ले लेता हूँ। हाइड्रोजन का मास क्या होता है? 1 भी होता है, सबको पता है 1 होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है। ये कब पढ़ेंगे? इसके नेक्स्ट चैप्टर जो आपका आएगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसके अंदर समझाया जाएगा कि हाइड्रोजन का मास 1, 2, 3 क्यों होता है। क्योंकि हाइड्रोजन के क्या होते हैं? आइसोटॉप्स होते हैं। जब ये आइसोटॉप्स निकले तब पता चला कि सेम एलिमेंट का सेम मास नहीं होता, कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका मास क्या होता है? डिफरेंट भी होता है। अब उनने थर्ड क्या बोला? उन्होंने बोला कि अगर सेम एलिमेंट होगा तो सेम एटॉमिक नंबर भी होगा। तो ये बात भी गलत हो गई। क्यों गलत हो गई? क्योंकि उसके बाद निकल के आए आइसोबार्स। क्या निकल के आ गया बेटा? आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या बोलते हैं भैया? आइसोबार्स बोलते हैं अपना क्या, अपन ले लेते हैं अर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। अर्गन का नंबर कितना होता है बेटा? ये 18 होता है, ठीक है। मास क्या हो गया? डिफरेंट। देखो यार, अर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये होगा आपको 18, ये 19, ये 20। इसका मास क्या बेटा? 40, ये 40 और 40। मतलब फर्स्ट वाला उन्होंने क्या बोला भैया? अपना जो अपना मास है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, लेकिन मास क्या हो गया यहाँ पे? डिफरेंट हो गया। अब वो कह रहा है मास डिफरेंट रहेगा, तो मास भी क्या हो गया यहाँ पे? सेम हो गया।
तो ये आइसोटॉप्स आइसोबार्स निकल के आए, तो उनके ड्रॉपर्स निकल के आए। गलती उनकी भी नहीं है, जो उन्होंने देखा वो उन्होंने बताया, लेकिन जब धीरे धीरे डिस्कवरी होती है, आगे खोजना चालू करते हैं, तो कुछ चीजें पता चलती है कि अपन गलती कर रहे हैं। भाई इंसान है, भगवान तो है नहीं, गलतियां तो होगी अपन लोगों से। तो आज का लेक्चर आपका यही समाप्त होता है। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी अपनी खत्म हो गई है, ड्रॉबैक्स खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया जाएगा कि भाई जो एलिमेंट्स हैं उनको अपन, जैसे कि अपन पढ़ते आ रहे हैं कि हाइड्रोजन है, ये कैल्शियम है, उसके सिंबल क्या है, कैसे सिंबल डिस्कवर हुए, क्या उनका शेप है, क्या उनका साइज है, क्या उनकी वैलेंसी है, क्या एटॉमिक नंबर, क्या एटॉमिक मास है। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में आपको वीडियो मिलेगी, बहुत जल्दी आपको मिलेगी। ठीक है भाइयों।